हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं ये स्किन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। अगर ये बहुत लार्ज हो जाते हैं तो स्किन अनइवन दिखती है, स्किन बहुत बुरी लगती है, सॉफ्टनेस नज़र नहीं आती, स्किन स्मूथ नहीं लगती, ग्लोइंग भी नहीं लगती। अगर ये बिल्कुल बंद हो जाते हैं तो एक्ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इनका जो साइज़ है इनको बिल्कुल नॉर्मल रखना होता है, जो कुदरती साइज़ होता है जैसे बच्चों का होता है। अब बच्चों के पोर्स ना तो बंद होते हैं ना बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, इसलिए बच्चों की स्किन आप देखें तो आइडियल स्किन होती है। हर किसी की ये एक चाहत है, एक ख्वाहिश होती है कि हमारी स्किन बच्चों जैसी दिखे। लेकिन हम कभी इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते कि बच्चों की स्किन इतनी अच्छी कैसे होती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने पोर्स को नॉर्मल साइज़ में किस तरह से ला सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी स्किन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इस वीडियो के ऊपर अमल नहीं करेंगे। आपको इस वीडियो पे प्रैक्टिकली अमल करना पड़ेगा, फिर जाके आपको रिजल्ट मिलेंगे। उससे पहले एक चीज़ और जान लें कि स्किन को अच्छा रखने के लिए हमें डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो स्पेशली स्किन के लिए की गई हो। अब इस डाइट के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो आप पहले देख लें, बाद में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको स्किन के ऊपर क्या करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे पोर्स ज़्यादातर तो लार्ज ही होते हैं, बंद बहुत कम होते हैं, जिनको क्लॉग्ड पोर्स भी कहा जाता है। पोर्स बंद हो जाते हैं तो फिर एक्नी आ जाती है। काफ़ी सारे लोगों को जो एक्नी होती है उनकी और भी काफ़ी सारी वजूहत होती हैं, सिर्फ पोर्स के बंद होने से नहीं। एक्नी कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो जाती है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, आपके ब्लड की ख़राबी की वजह से भी हो सकती है, लेकिन क्लॉग पोर्स भी एक प्रॉब्लम है एक्नी की। तो वैसे बहुत सारे लोगों के जो पोर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, स्किन अनइवन दिखती है, ग्लोइंग नहीं दिखती। तो हम इसको ठीक किस तरह से कर सकते हैं? जो नंबर 1 पे चीज़ है वो है स्टीमिंग। अब स्टीमिंग को किस तरह से करना है, कितनी देर करना है, कब करना है, इसमें हम गलतियां करते हैं। अगर हम स्टीमिंग को अच्छे तरीके से करेंगे तो हम बहुत अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, बिना कोई ख़र्चा किए, बिना कहीं ब्यूटी पार्लर पे जाके महंगी महंगी क्रीमें इस्तेमाल किए बहुत अच्छे रिजल्ट आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि साथ में आपको डाइट वही करनी पड़ेगी जो आपके स्किन के लिए ठीक है, और उसके लिए आपको मेरी वो वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैं आई पे लिंक लगा चुका हूँ। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि स्टीमिंग किस तरह से करनी है। सबसे बड़ी गलती, स्टीमिंग आपने सुबह के टाइम पे नहीं करनी। सुबह आप स्टीमिंग करेंगे, आपके पोर्स ओपन हो जाएंगे, तो आप बाहर जाएंगे, डस्ट का सामना करेंगे, तो मज़ीद आपकी स्किन ख़राब होगी। आपने स्टीमिंग हमेशा रात को सोने से पहले करनी है, और स्टीमिंग करने के बाद आपने ये ख्याल लाजमी रखना है कि आपने एक मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अब ये मास्क आपकी स्किन के अकॉर्डिंग होगा। स्किन अगर आपकी ऑयली है तो आप मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाएंगे। अब क्योंकि आपके पोर्स यहाँ पे खुल चुके होते हैं तो मुल्तानी मिट्टी लगाने से आपके पोर्स श्रिंक होंगे। इसके अंदर आपने रोज़ वाटर नहीं डालना, जस्ट आपने पानी डालना है। रोज़ वाटर डालेंगे तो हो सकता है कि आपको एक्ने हो। काफ़ी सारे लोगों को, ऑयली स्किन वाले जो लोग होते हैं, उनको रोज़ वाटर सूट नहीं करता। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो फिर आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी स्किन के ऊपर स्प्रे करने के लिए। मुल्तानी मिट्टी ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो यहाँ पे आपने मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। लोग अक्सर ये गलतियाँ करते हैं कि किसी से सुन लिया कि मैंने स्टीमिंग की, उसके बाद मैंने मुल्तानी मिट्टी लगाई, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो आपने भी लगाना शुरू कर दिया। आपने ये नहीं देखा कि उसकी स्किन टाइप क्या थी, आपकी स्किन टाइप क्या थी। हम ये गलतियाँ अक्सर करते हैं, आपको भी मानना पड़ेगा। अगर ये करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। अच्छा, आपने अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने क्या करना है कि आपने आलमंड ऑयल का मसाज करना है। बस इतना ही करना है कि आपकी स्किन के अंदर वो जज़ब हो सके। 2 से 3 ड्रॉप्स काफ़ी हैं। एक ड्रॉप आप अपने फोरहेड पे लगा लें, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, उसको हल्का सा मसाज कर दें। बस आपकी स्किन का जो pH लेवल है वो मेंटेन हो जाएगा। जो स्टीम आपने की थी उसके बाद आपके पोर्स जो ओपन हुए थे उसमें से जो ऑयल ज़ाया हुआ था, आपकी स्किन क्योंकि पहले ड्राई थी, ऑयल की प्रोडक्शन तो पहले ही कम थी, उसको हमने उतना ही ऑयल दोबारा से दे दिया। लेकिन इस बार हमने साफ़ किस्म का ऑयल दिया जो कि एक्नी की वजह नहीं बनेगा और पोर्स को ओपन भी नहीं रखेगा। आलमंड ऑयल के अंदर भी काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो उससे हमारी स्किन को काफ़ी सारी फीडिंग हो जाती है। हमारी स्किन को हील करता है आलमंड ऑयल, और स्किन को ग्लो भी देता है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर स्किन को अच्छा रखने के लिए। अब जो दूसरे नंबर पे चीज़ है, पोर्स को लार्ज करने वाली जो चीज़ है वो है सोप। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जिक्र करता हूँ कि सोप का इस्तेमाल आपने नहीं करना। मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके लोग अक्सर ये कहते हैं, मैं पहले इसका जिक्र मैंने कभी नहीं किया, लेकिन अक्सर लोग आके कहते हैं कि भाई आपको पता नहीं है इसके अंदर जो कास्टिक इस्तेमाल किया जाता है उसको डिल्यूट कर दिया जाता है, उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो भाई आप मुझे एक चीज़ बताएं कि अगर इसका असर ख़त्म हो जाता है तो फिर इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है?
अगर कास्टक का असर इसमें नहीं है तो सोप आप किसी लोहे के ऊपर लगा के छोड़ दें, आपको कुछ दिन के बाद खुद ही आइडिया हो जाएगा कि सोप उस लोहे को खा रहा है या नहीं खा रहा। और ये क्यों खा रहा है? सिर्फ कास्टक की वजह से। कास्टक पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैं मना करता हूँ कि अगर आपकी स्किन को एलर्जी है कास्टक वाली चीज़ों से, जैसे कि ये अक्सर लोग सर्फ में भी डालते हैं कास्टक सोडा भी इसको कहते हैं, तो इस चीज़ से अगर आपकी स्किन को एलर्जी है तो फिर आप कास्टक वाले सोप इस्तेमाल ना करें। और क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन कौन से सोप कास्टक वाले हैं, कौन कौन से नहीं हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो सोप का इस्तेमाल करना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आप फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन आप फेस वॉश करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बेसन बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं फेस को वॉश करने के लिए। मकसद सिर्फ ये है कि हमारी स्किन के ऊपर ग्लो भी आए। सोप को इस्तेमाल करने से सवाब तो हमें वैसे भी नहीं मिलता, मकसद तो है ग्लो लाना या स्किन का ऑयल ख़त्म करना, तो वो बेसन से भी हो जाता है, फेस वॉश से भी हो जाता है। तो सोप का इस्तेमाल करके क्या करेंगे? हो सकता है आपको जो प्रॉब्लम है वो सोप की वजह से ही हो। अब सोप का काम क्या है कि उसने आपकी स्किन में से जो ज़रूरी ऑयल है उसको ख़त्म कर देना है। अब जैसे आपकी स्किन को ये सिग्नल जाएगा आपकी बॉडी को कि आपकी स्किन में से ऑयल ख़त्म कर दिया गया है, तो क्योंकि ये एक ज़रूरी चीज़ है, ऑयल के बिना आपकी स्किन नहीं ठीक रह सकती, तो ऑयल की प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। अब ये रिप्रोडक्शन जो सिस्टम है, ये जितना ज़्यादा तेज़ी से होगा उतनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी और आपको एक्ने की प्रॉब्लम होगी। आपको लग रहा है कि आपकी स्किन ऑयली है, आप क्योंकि बार बार फेस को वॉश करते हैं, स्किन को ड्राई रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी स्किन ऑयली है, लेकिन असल में क्या होता है कि आप ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं फेस वॉश करके, बार बार सोप का इस्तेमाल करके, बार बार फेस को वॉश करके। अब इस तरीके से आप अपने पोर्स को लार्ज करते जाते हैं। फेस वॉश का इस्तेमाल भी दिन में 1 से 2 दफ़ा किया करें, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। सोप भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको सूट करता भी है तो 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर बार बार फेस को वॉश करना भी है, आप जैसे कि वज़ू करते हैं तो हमें बार बार फेस को वॉश करना पड़ता है, तो आप सोप का इस्तेमाल ना करें, फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें, आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक नेचुरल चीज़ है, उससे आपके फेस को कोई भी किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। हाँ, अगर आपको एलोवेरा जेल भी सूट नहीं करता तो प्लेन वाटर से वॉश कर लें, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पानी आपको खा नहीं जाएगा अगर साबुन साथ में नहीं होगा तो। अब तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है फेयर एंड लवली। पाकिस्तान और इंडिया में, आई थिंक बांग्लादेश और नेपाल में भी ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में मैंने देखा है कि लोग फेयर लवली के पीछे पागल हैं। फेयर लवली का नाम ले लो, हर किसी को पता है कि फेयर लवली क्या चीज़ है, कब लगानी है, कब नहीं लगानी, लेकिन अक्सर लोग गलती करते हैं। लोग रात को लगा के फेयर लवली सो जाते हैं, ये सोच के कि ये एक वाइटनिंग क्रीम है। ऐड वगैरह देख के आपको लग रहा है कि वो जो एक्ट्रेस में आती है उसने फेयर लवली लगाई, पहले वो काली थी बाद में गोरी होगी। हालांकि सबको पता है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही होती है कि लगा के देखते हैं, हो सकता है इससे रिजल्ट मिल जाए। क्योंकि वाइटनिंग के पीछे पाकिस्तान इंडिया वाले लोग जो हैं वो पागल हैं। तो फेयर लवली हमें एक वाहिद तरीका मिलता है कि हम ये लगा के देखते हैं कि हमें वाइटनिंग भी इससे मिल जाएगी। अब फेयर लवली क्योंकि SPF उसमें होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं। SPF होने की वजह से ये आपके पोर्स को ऊपर से बिल्कुल बंद कर देती है, क्योंकि इसने सन से आपको प्रोटेक्ट करना है, सनलाइट से। अब जब पोर्स ऊपर से बिल्कुल बंद हो गए तो पोर्स में जो ऑयल की प्रोडक्शन हो रही है वो बाहर नहीं आएगी। अब बाहर नहीं आएगी तो पोर्स लार्ज होंगे। अब जो लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझते हैं वो कभी भी फेयर लवली या इस तरह की कोई भी चीज़ जिसमें SPF होता है, जो सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, जो आपकी स्किन को ऊपर से बिल्कुल लेप कर देता है, पोर्स को ऊपर से बंद कर देता है, ऐसी कोई भी चीज़ रात को लगा के कभी भी नहीं सोएंगे। अगर 1% भी आपको आइडिया हो कि ये चीज़ें रात को लगाने के लिए नहीं होती, रात को सूरज होता ही नहीं है, किसको नहीं पता कि रात को सूरज नहीं होता। अब ये चीज़ें दिन में लगाने के लिए हैं, और ये वाइटनिंग खुद नहीं लेके आती, ये वाइटनिंग इस तरह से लेके आती हैं कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर इसमें होता है, आपको सूरज की रोशनी से ये चीज़ें बचा देती हैं, तो स्किन ऑटोमेटिकली लाइट होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आपको धूप से जो नुकसान होना था वो नहीं हुआ, तो आपकी स्किन लाइट हो जाएगी। इनमें खुद ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो आपको लाइटनिंग इफेक्ट दे या ग्लोइंग दे। तो फेयर लवली या इस तरह की कोई भी चीज़ जो सन प्रोटेक्शन लेके आती है, जैसे सन ब्लॉक हैं या इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लगाते हैं। जैसे मैंने बताया था, तिब्बत क्रीम भी सन ब्लॉक की तरह काम करती है, दिन में लगाने के लिए। तिब्बत स्नो जिसको हम बोलते हैं, ब्राइडो भी है, काफ़ी सारी क्रीम्स हैं जो हम लगाते हैं सूरज से बचने के लिए। वो आप रात को लगा के नहीं सोएंगे, दिन में भी अगर आप लगाते हैं तो मैक्सिमम 3 से 4 घंटे के बाद आपने फेस को वॉश करना है। अगर 3-4 घंटे के बाद भी आप उसको स्किन के ऊपर लगा रहने देंगे तो वो खुद चीज़ आपके लिए हार्मफुल साबित होगी। वो फ़ायदा तो नहीं देगी लेकिन नुकसान ज़रूर कर देगी। तो ये 3-4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आपके पोर्स कभी भी लार्ज नहीं होंगे। अब बात करते हैं आपके पोर्स बंद होने की। आपके पोर्स बंद क्यों होते हैं? जब आपके स्किन के ऊपर डेड सेल्स आ जाते हैं।
अब इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा कोई प्रोसीजर है नहीं। डेड सेल्स को हटाने के लिए आप 2 से 3 मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 मेथड हैं जो बहुत इजी हैं, बाकी बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, केमिकल पील ऑफ जिसको हम बोलते हैं, या माइक्रो नीडलिंग करवानी पड़ेगी। उसके लिए भी आपको डर्मेट के पास जाना पड़ेगा, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जिसको हम बोलते हैं, उनके पास जाना पड़ेगा आपको। तो जो एक तरीका है बहुत आसान है, वो है स्क्रबिंग, स्किन एक्सफोलिएशन। वो आप घर में कर सकते हैं। आपके पास कोई भी स्क्रब है, यहाँ पे आप कोशिश करें कि स्क्रब के अंदर जो दाना होता है वो बहुत बारीक हो। पार्टिकल्स जो होते हैं स्क्रब के अंदर, वो जितने बारीक होंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितने वो मोटे होते जाएंगे उतना रिजल्ट उसका कम होता जाएगा, और उतने वो पार्टिकल्स सस्ते होते हैं। स्क्रब वाली जो कंपनीज़ हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता, वो पार्टिकल्स मोटे डाल देती हैं उसमें, वो सस्ते मिल जाते हैं। स्क्रब उनको सस्ती पड़ती है, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट तो ले लेते हैं, लेकिन हमें अच्छी चीज़ प्रोवाइड नहीं करते। तो हम कोशिश करें कि स्क्रब को अपने हाथ पे थोड़ा सा मसाज करके चेक करें। अगर पार्टिकल्स बिल्कुल बारीक हैं तो वो आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देगी। स्क्रबिंग करने के लिए, एक्सफोलिएशन करने के लिए, स्किन को डेड सेल से पाक करने के लिए आप हमेशा रात के टाइम का इंतखाब किया करें। दिन में वो काम भी आपने नहीं करना, ठीक है, अगर आपके पोर्स बंद हैं। लेकिन जहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन है कि अगर आपको एक्नी है, आपके चेहरे के ऊपर एक्नी मौजूद है, तो फिर आप स्क्रबिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना आपके चेहरे के ऊपर काफ़ी सारे जख्म हो सकते हैं। हाँ, अगर एक एक्नी जहाँ है या कोई एक जहाँ है, तो बस उस हिस्से को छोड़ के आप बाकी चेहरे के ऊपर एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्नी है तो फिर आप एक्सफोलिएशन नहीं कर सकते। फिर इसका तरीका यही होता है कि पहले आप क्लिंडामाइसिन जेल लगा लें, 1% में जो आता है। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। क्लिंडामाइसिन ब्यूटी फैक्ट लिखें तो आपको वीडियो मिल जाएगी, या बाबर अली हाशमी लिख दें। अब ये क्लिंडामाइसिन जो जेल है, जो आपको जहाँ पे लिखा हुआ नाम नज़र आ रहा है, ये आपको बाजार से 120 रुपये का मिल जाएगा। अगर एक्नी है चेहरे के ऊपर तो इसको 3 से 4 दिन लगाएं, आपकी एक्नी एक दफ़ा बिल्कुल बैठ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एक्सफोलिएशन करें। ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्यूज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे बालों को रिमूव करने के लिए, और धागे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको बाज़ार से 500-600 की, 1000 रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगी, मैक्सिमम 1000 रुपये की। उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो आपके बालों को ऊपर से काट देती है, बालों को खींचती नहीं है। आप जब बालों को खींचते हैं तो तब इन्फेक्शन पैदा होता है, आपके पोर्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आपको एक्नी होती है। बाद में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्लिंडामाइसिन जेल लगाएं पहले। जब एक्नी अच्छे तरीके से बैठ जाए तब आपने क्या करना है कि एक्सफोलिएशन स्टार्ट करनी है। अपने पोर्स को ओपन करने के लिए, जो क्लॉग पोर्स हैं उनको ओपन करने के लिए आप डेड सेल्स को हटा देंगे। ब्लेड, ट्यूज़र और धागे का इस्तेमाल आप बंद कर देंगे। आइंदा से एक्नी भी नहीं आएगी और आपके पोर्स भी ओपन हो जाएंगे, और जो साइज़ है पोर्स का वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ना लार्ज होगा और ना ही बिल्कुल स्मॉल होगा कि आपको एक्नी की प्रॉब्लम आए। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये जितने भी तरीक़ेकार बताए हैं, अगर आप इन पे अमल करेंगे तो आपको फ़ायदे मिलेंगे। सिर्फ सुनने से कभी भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी है तो किसी के साथ शेयर भी कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।